भारत और श्रीलंका के बीच के रिश्ते समझने ज़रूरी हैं क्योंकि श्रीलंका में आज एक बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव के बाद श्रीलंका के अंदर क्या परिस्थिति होगी या क्या नहीं होगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत और श्रीलंका के पूरे इतिहास को गहरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको ये समझ आएगा कि भारत के स्टेक्स श्रीलंका में क्या है। ब्रिटिश के समय की बात है कि जब ब्रिटिश ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उस समय ब्रिटिश यहाँ से सीलोन, उस समय जो श्रीलंका का नाम होता था, वहाँ पर गए। सीलोन जब ये लोग गए तो इनको वहाँ पर बेसिकली टी प्लांटेशन की एक्टिविटी करनी थी, चाय पत्ती उगानी थी, पत्ती को उगा के उसका व्यापार करना था। श्रीलंका एक मैरीटाइम एरिया था। इस मैरीटाइम लोकेशन के कारण वो श्रीलंका को बेसिकली एडमिनिस्टर करना चाहते थे, कॉलोनाइज करना चाहते थे और उन्होंने वो किया भी। श्रीलंका को उन्होंने कम्प्लीटली एडमिनिस्टर करने के लिए प्रशासनिक तौर पर भारत के साथ जोड़कर नहीं बल्कि उसको एक अलग ही टेरिटरी बनाकर किया। लेकिन दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि जब श्रीलंका ब्रिटिश उस समय गए और जब उन्होंने उस समय वहाँ पर चाय पत्ती उत्पाद का काम करना चालू किया और टी प्लांटेशन एक्टिविटी में वो लोग कूदे, तो उनको एक चीज़ समझ आई कि यहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है। लेबर ले जाने के लिए उन्होंने जो श्रीलंका के पास भारत का उस समय का सबसे क्लोज राज्य था वो था तमिलनाडु का। उस इलाके से उन्होंने तमिल लोगों को उठाया, तमिल लोगों को वहाँ से उठाकर वो लेके गए, तमिल लोगों को श्रीलंका ले जाकर सीलोन यानी कि उस समय उसको उन लोगों को वहाँ पर बसाया। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी वही हरकतें चालू कर दी। यहाँ से जो हमारे तमिल लोग गए थे वो सनातनी थे, लेकिन वहाँ जाकर जब उन्होंने उन तमिल लोगों को काम करवाना शुरू करा, उसके साथ साथ उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को वहाँ पर बढ़ावा दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज़ आई, बहुत सी क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने उस समय तमिलियंस जो थे उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करी क्रिश्चियनिटी में। बहुत सारे कन्वर्ट भी हुए, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, लेकिन क्रिश्चियन कन्वर्जन चलता रहा। माइनॉरिटीज़ जो थी उस समय, जो हिंदूज़ थे, क्योंकि वो सेनालीज़ टेरिटरी में रह रहे थे, सेनालीज़ वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, तो उनकी स्थान पर जब वो रह रहे थे तो वहाँ पर उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। इसके साथ साथ जो सेनालीज़ थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट थे, उन बुद्धिस्ट को, जो श्रीलंका के नेटिव लोग थे, उनको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ब्रिटिशर्स ने दूसरी चीज़ की वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक जगह पर जब मिशनरी एक्टिविटी तमिलियंस और सेनालीज़ के साथ, दोनों के साथ काम कर रही थी, इसी के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ ये करी कि उन्होंने वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए। इन स्कूलों में, इन अस्पतालों में उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन से लेकर मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ दी। जाहिर सी बात है कि उनका उद्देश्य ये था कि ये मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ के हकदार वो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, जो बेसिकली अपने सनातन धर्म को छोड़ के, या फिर सेनालीज़ जो बुद्धिस्ट थे वो बुद्धिज़्म को छोड़ के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि जितने भी भारत से, तमिल से जो हमारे यहाँ के लोग उस समय सीलोन गए थे, जब उन्होंने जाकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया, तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने अपने जो उनके बच्चे थे, उनकी जो सक्सेसिव जनरेशन्स थी, उन सभी को उन्होंने ब्रिटिश के क्रिश्चियन स्पॉन्सर्ड स्कूलों में भी डालना शुरू करा। अब आप दो चीज़ें समझिए। पहली चीज़ तो ये है कि लगभग 1830-1840 के आसपास की ये बात है कि जब पहला वेव ऑफ माइग्रेशन तमिलनाडु से हुआ, और उसके बाद 1870 से 1880 की बात है कि ये जो 1830-40 के उस समय के गए हुए लोग जो थे, उनके जो बच्चे थे, जब वो 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद बड़े हुए 1860-1870 तक, तभी 1860-70 तक ये बच्चे इंग्लिश, अंग्रेज़ी माध्यम को समझ के, अंग्रेज़ी माध्यम को पढ़ के ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश प्रशासनिक सेवा सीलोन में काम करने के लिए एक कैडर तैयार हो गया था। अब 1860-70 में जो ये जनरेशन था, जाहिर सी बात है कि 1910-1920 तक इनका सेकंड जनरेशन भी आ गया। तो कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय तक लगभग 3 से 4 जनरेशन तमिल्स के जो थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर चुके थे। 3 से 4 जनरेशन तमिल के जो थे वो उस समय क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के साथ साथ अंग्रेज़ी भाषा में माहिरता प्राप्त कर चुके थे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये उस समय अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ ब्रिटिश के पूरे प्रशासन काल को श्रीलंका यानी कि सीलोन में संभालने की परिस्थिति में भी थे। लेकिन 1947 में जब ब्रिटिशर्स ने भारत को छोड़ा, उसके बाद 1948 में उन्होंने सीलोन को भी छोड़ा। और जब वो सीलोन को छोड़ के गए तो सीलोन में एक बहुत ही ज़्यादा निराशजनक वेव चली। ये वेव थी सेनालीज़ लोगों के बीच। सेनालीज़ लोग जो वहाँ के नेटिव इनहेबिटेंट्स थे, उन्होंने ये चीज़ बोली कि भाई, पहली बात, हम यहाँ के नेटिव लोग हैं,
हमारी सरकार जो है उसका जो पूरा प्रशासन काल है वो तमिलियंस के हाथ में है। ये जो तमिलियंस हैं ये बेसिकली सीलोन के भी नहीं है, ये तो भारतीय हैं। अब ये जो भारतीय हैं ये हमारे ऊपर प्रशासन क्यों चलाएं? तो उस समय 1948 से लेकर 1950 तक जब सिन्हालीज की सरकार जो थी श्रीलंका में, उसने एक ये निर्णय लिया कि भाई इन तमिलियंस को कैसे टैकल किया जाए। तो 1950 तक निर्णय ये आया कि उन्होंने सिन्हालीज लैंग्वेज जो है उसको मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने कहा कि श्रीलंका यानी कि सीलोन की जो प्रशासन है उस प्रशासन में वही व्यक्ति अब रहेगा और वही व्यक्ति सीलोन की श्रीलंका की प्रशासन को चलाएगा जो बेसिकली तमिल को नहीं बल्कि हमारी जो लोकल भाषा सिन्हालीज है उसको जानता है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो तमिल थे इनकी जो प्रीवियस जनरेशन थी इनको तो सिर्फ अंग्रेज़ी आती थी और तमिल आती थी, सिन्हालीज तो इन्होंने कभी सीखी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग उस समय बड़े डिसएडवांटेज हुए। अब भारत ने ये मुद्दे को 1950 के दशक में भी उठाया। 1950 के दशक में भारत की सरकार ने उस समय ये बात भी श्रीलंका को ये बोली कि भाई आप एक तो इस प्रकार से लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए, और दूसरी बात ये भी बोली कि साथ में आप ये इंश्योर कीजिए कि जो तमिल्स हैं यदि उनमें से कोई भारत भी अगर आना चाहता है तो उसको आने दीजिए। उस समय ये चीज़ श्रीलंका और इंडिया के बीच में काफ़ी डिबेट होती रहती थी, लेकिन उस समय जो सीलोन में लोग थे, खास करके जो सिन्हालीज लोग थे, उनके मन में तमिलियंस को लेके एक हेट्रेड पैदा होना शुरू हो गया। और जब ये तमिलियंस को लेके एक हेट्रेड पैदा हुआ तो इसका खमियाजा ये था कि तमिलियंस भी जाहिर सी बात है कि वो भी ऐसे कोई शांत और चुप तो बैठेंगे नहीं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 1970 तक जब तक हम लोग पहुँचे तो श्रीलंका और भारत के बीच में संबंध जो थे वो थोड़े से ख़राब होने लगे। ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि 1970 के दशक तक सिन्हालीज जो थे वो बेसिकली तमिलियंस के ऊपर अब अटैक करना चालू कर बैठे। और 1970 में तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि 1970 में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि उस समय श्रीलंका में सिविल वॉर जैसी परिस्थिति बन चुकी थी। क्लैशेस बहुत होते थे सीलोन में तमिलियंस के बीच और साथ में सिन्हालीज के बीच। 1970 के दशक से लेके 2009 तक श्रीलंका में एक बहुत अग्रेसिव सिविल वॉर चली। अब उस सिविल वॉर के दौरान लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम भी LTT बना, उसमें भारत का क्या रोल था क्या नहीं था, खैर उस इतिहास में अभी हमारे को जाने की आवश्यकता नहीं। पर हम एक शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि 1970 से लेकर 2009 तक ये जो सिविल वॉर 1960 से ब्रू अप कर रही थी ये 2009 में जाकर फाइनली ख़त्म हुई। जब ये 2009 में ख़त्म हुई तो 2010 में उसके बाद श्रीलंका की सरकार ने बोला कि भाई अब क्योंकि ये सिविल वॉर हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है तो अब सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद हम श्रीलंका का विकास चाहते हैं। और जब उन्होंने ये बात बोली विकास चाहते हैं तो उस समय चाइना सबसे पहले कूद पड़ा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना क्यों आया। 2010 में अमेरिका की परिस्थिति बड़ी ख़राब थी। 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था। 2003 में उसने इराक को इन्वेड किया था। 2001 और 2003 के दो इन्वेजन्स के बाद वो अफ़गानिस्तान और इराक में फालतू की लड़ाई लड़ रहा था, जबकि ओसामा बिन लादेन को क्रिएट करने वाले भी अमेरिकन्स थे। उसके बाद उसको ढूंढने में कई अरबों डॉलर जो खर्चने वाले वो भी अमेरिकन्स थे। वो टोटल अपने पैसों से मज़े ले रहे थे। बुश उस समय यही चाहता था कि भाई पैसा खर्चा होता रहे, एक आर्म्स इंडस्ट्री जो है वो चलती रहे ताकि आर्म्स इंडस्ट्री वाले जो हैं वो उस समय पार्टी को पैसा भी देते रहे। तो एक वो डील थी उनके बीच में, वो चलती रही। 2007 में इसके कारण अमेरिका में अनफॉर्चुनेटली एक इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के ख़त्म होने के बाद 2009 तक तो परिस्थिति ऐसी थी कि अमेरिका विश्व तौर पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उस समय तैयार ही नहीं था क्योंकि आर्थिक परिस्थिति बड़ी ख़राब थी। तो जाहिर सी बात है कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि चीन जो है उसने कदम आगे बढ़ाया। उसने जब देखा कि श्रीलंका में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्योंकि श्रीलंका की सरकार बोल रही है सिविल वॉर ख़त्म हो गई, अब हम अपने देश का विकास चाहते हैं और विकास के लिए हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल डोनर्स आके पैसा लगाएं, तो उस समय चीन जो है आगे बढ़ा। 2010 से चीन की एक रणनीति के तहत उन्होंने जाकर श्रीलंका की सरकार को समझाया। उन्होंने ये समझाया कि भाई अब आपको करना क्या है। अब सबसे पहली चीज़ 2010 में सरकार में कौन था श्रीलंका के? 2010 में महिंदा राजापक्से जो वहाँ का उस समय एक बड़ा प्रोमिनेंट लीडर था, वो श्रीलंका का हेड ऑफ द स्टेट था। महिंदा राजापक्से के संबंध चीन से बड़े गहरे बने क्योंकि जाहिर सी बात है कि चीन उस समय कदम लेकर श्रीलंका की मदद करना चाह रहा था, अमेरिका आ नहीं रहा था, तो उसने अपने चीन के साथ संबंध गहरे करे। अब जब ये हुआ तो चीन ने रणनीति के तहत श्रीलंका को दो चीज़ें समझाई। उन्होंने कहा कि देखो आपकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, आपके चारों तरफ समुद्र का पानी है, आप अपने आप को मालदीव से टक्कर देते हुए मालदीव से बेहतरीन डेस्टिनेशन बन सकते हैं। चाइना ने श्रीलंका को ये समझाया कि आप अपनी पूरी कोस्ट लाइन जो है उस कोस्ट लाइन पे बढ़िया टॉप क्लास रिजॉर्ट्स बनाइए, बीच के एकदम बड़े बड़े होटल्स बनाइए, इससे आपका टूरिज़्म प्रमोट होगा। और साथ में उन्होंने एक
मशवरा और दिया, उन्होंने ये भी कहा कि आप बल्कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग उस समय 2009-10 में एक इमर्जिंग फील्ड थी। नई नई एग्रीकल्चर में रिसर्चेज और साइंस के थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की बातें हो रही थी। उस समय चीन ने श्रीलंका को ये समझाया कि आप टूरिज़्म मॉडल कुछ ऐसा बनाइए कि जहाँ पर आपके यहाँ पर एक विदेश से टूरिस्ट आए, एक बढ़िया 5 स्टार के टॉप रिजोर्ट में रुके, और उस रिजोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये हो कि वहाँ पर आप लोगों को उस रिजोर्ट के पीछे ही खेत में खेतीबाड़ी कर कर ऑर्गेनिक फूड को उगाकर लोगों को ऑर्गेनिक टूरिज़्म जो है एक तरीके का वो करवाइए। तो बीच का बीच, ऑर्गेनिक फूड का फूड। तो बेसिकली दोनों केसेस में टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक अट्रैक्टिव डील मिलेगी। अब ये चीज़ महिंदा राजापक्से की सरकार ने सुनकर एक नई हॉस्पिटैलिटी पॉलिसी बनाई। उस हॉस्पिटैलिटी पॉलिसी के तहत उसने बहुत सारे रिजॉर्ट्स के कंस्ट्रक्शन को सैंक्शन किया। बहुत सारे रिजॉर्ट्स उस समय चीन ने बनाए, चीन के पैसों के थ्रू बने। बहुत सारे रिजॉर्ट्स उस समय महिंदा राजापक्से के जो उस समय के वहाँ के व्यापारी थे उन्होंने पैसा लगाकर बनाया। तो एक चीज़ तो तय हो गई, श्रीलंका ने 2010 के बाद एक रणनीति के तहत अपनी टूरिज़्म पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए पर्यटन सेक्टर का सहारा लिया। पर्यटन सेक्टर का सहारा लेकर उसने जब इस सेक्टर को पूरा बढ़ाया चढ़ाया, तो एक चीज़ तो थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, श्रीलंका को पैसे भी बहुत मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चीन श्रीलंका के साथ मदद कर रहा था उसकी इस पर्यटन पॉलिसी में, उसी समय चीन जो है अपनी रणनीति अलग खेल रहा था। वो साथ साथ श्रीलंका को ये भी कह रहा था कि देखो आपके यहाँ पर ये पोर्ट है, इस पोर्ट का जो कंट्रोल है थोड़ा सा हमको दे दीजिए, हमारा व्यापार होता है पूरे इंडियन ओशन के इलाके में, हम इस पोर्ट में थोड़ा सा रीफ्यूलिंग फैसिलिटी बना लेंगे। चीन को वो भी सैंक्शन कर दिया गया, और ये चीज़ भारत को बिल्कुल पसंद नहीं आई। 2012-13 की बात है कि उस समय भी 2012-13 में भारत की सरकार ने श्रीलंका को ये बात बहुत कठोर शब्दों में बोली कि देखिए, ये जो आप चीन को बुलाकर हमारे बगल में चीन को इस प्रकार के स्टेशंस हैंडओवर कर रहे हैं, ये चीज़ हमको पसंद बिल्कुल नहीं है। आप जो मर्ज़ी कीजिए, चीन से सहायता लीजिए, चीन के साथ एंगेज कीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि हम किसी भी तरीके से चीन का प्रेजेंस, खास करके एक ऐसे टाइप पे जहाँ पर वो पोर्ट का प्रेजेंस बना रहा है, आप उसको शिप्स डॉक करने की परमिशन दे रहे हो, हम ये चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण भी है क्योंकि चीन आज की डेट में शिप्स भेजता है जिनको वो कहता है रिसर्च शिप्स। भाई पानी में क्या रिसर्च कर रहे हो तुम? वो सारी की सारी शिप्स जो होती हैं उनमें लगे होते हैं बड़े बड़े एडवांस्ड रेडार, और वो रेडार्स की जो शिप्स होती हैं वो श्रीलंका जैसे जगहों पर आकर इसलिए रुक जाती हैं कि वो वहाँ से पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर पाएँ जो भारत में हो रही है। तो आज की डेट में भारत के लिए एक ये बहुत बड़ा रेड लाइन है। 2012-13 में भी जब हमने श्रीलंका को ये बात बोली, हमने उसको स्पष्ट तरीके से बोल दिया कि ये चीज़ बिल्कुल टॉलरेट नहीं होगी, आप जो मर्जी कीजिए लेकिन यहाँ पर चीन अपनी शिप्स नहीं लाएगा। महिंदा राजापक्से उस समय पैसे के नशे में डूबा हुआ था, उसको ये लग रहा था कि नहीं, हम तो चीन के साथ ही जो करना है हम करेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है इन जैसे लोगों को फिर सबक सिखाने की आवश्यकता भी होती है। और 2015 में श्रीलंका में चुनाव था। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक इशारे के तहत बस अपना जो काम करना था उन्होंने कर दिया। हमने महिंदा राजापक्से को बहुत समझाया था, हमने उसको ये बात बोली थी कि देखिए ये हरकतें मत करो कि चीन बार बार हमारे बिल्कुल एकदम डोर स्टेप पे आ जाए। लेकिन महिंदा राजापक्से क्योंकि चीन की अक्कड़ में घूम रहा था, उसको लग रहा था कि चीन से मेरे को आर्थिक बैकिंग मिल रही है। 2015 में उसको सबक सिखाया। 15 में चुनाव होने से पहले 2-3 चीज़ें हुई। सबसे पहले भारत ने एक चीज़ ये देखी कि भाई उस समय जो राष्ट्रपति था जिसका नाम है बेसिकली महिंदा राजापक्से, उसके खिलाफ कौन था? उसके खिलाफ एक कैंडिडेट था जिसका नाम था रनिल विक्रमसिंघे। रनिल विक्रमसिंघे जो था वो ऑपोजिशन कैंडिडेट था। अब समस्या ये थी कि रनिल विक्रमसिंघे ऑपोजिशन कैंडिडेट तो था पर वो कमज़ोर कैंडिडेट था, और क्योंकि वो कमज़ोर था तो उसके नाम पर लोग वोट उस समय देने के लिए शायद नहीं आते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि 2015 के चुनाव से पहले हमने ये देखा कि महिंदा राजापक्से की जो पार्टी है उस पार्टी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है, उसका नाम है मैत्रीपाल सिरिसेना। सिरिसेना जो था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशनल आदमी था। ऑर्गेनाइजेशनल आदमी का मतलब ये है कि सिरिसेना को एक कैबिनेट पोस्ट तो मिली हुई थी, मंत्री था मंत्रिमंडल में भी, लेकिन उसका जो ओवरऑल होल्ड था बाकी संसदों के ऊपर वो बड़ा गजब का था। तो भारत ने यही चीज़ करी। हमने कोशिश के तहत सिरिसेना को बोला कि सुनो, तुम जो है ये महिंदा राजापक्से की पार्टी छोड़ो,
अब उस समय तो वो माना नहीं, लेकिन भारत की एक बहुत पुरानी एसेट आज की डेट में श्रीलंका में है जिसका नाम है चंद्रिका कुमारतुंगा। चंद्रिका कुमारतुंगा एक समय पर हेड ऑफ द स्टेट श्रीलंका की रह चुकी थी। उसकी अपनी पकड़ है पूरी पार्टी में और उसकी अपनी पकड़ है पूरे श्रीलंका के वोट बैंक के ऊपर भी। चंद्रिका कुमारतुंगा ने भी श्री सेना को समझाया कि यार ये महिंदा राजापक्से के साथ एंगेज करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये बंदे के बुरे दिन आने वाले हैं। श्री सेना ने चुनाव से चंद महीने पहले, जिस दिन चुनाव इनफैक्ट महिंदा राजापक्से ने अनाउंस करवाया, उसी के चंद दिनों के अंदर अंदर श्री सेना ने बड़े सारे सांसदों को लेके पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया। रेजिग्नेशन देते ही ऑब्वियस ही बात है कि महिंदा राजापक्से के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसको समझ आ गया कि भाई ये तो बहुत बड़ा मेरे लिए कू हो गया एक प्रकार का। अब ये हुआ कि श्री सेना को, चंद्रिका कुमारतुंगा को, रनिल विक्रमसिंघे को, तीनों को बिठाया, समझाया और बोला कि देखो ऐसा है रनिल विक्रमसिंघे, तुम जो हो अभी इस समय ऑपोजिशन लीडर तो हो, लेकिन तुम्हारी इस समय पॉपुलैरिटी नहीं है, तो तुम ऑपोजिशन का कैंडिडेट मत बनो। चंद्रिका कुमारतुंगा का जो वोट बैंक था, चंद्रिका कुमारतुंगा को मालूम था कि भाई वो अपने वोट बैंक के हिसाब से खुद तो लीडर अब दोबारा बनने की परिस्थिति में नहीं है। श्री सेना को समझाया गया कि देखो तुम बन जाओ जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट, और जैसे ही तुम बनोगे जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट तुम्हें समर्थन दिलवा देंगे। अब समर्थन दिलवाना इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि जो श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्ट वाला एरिया है उस एरिया में तमिल रहते हैं। उस एरिया में जहाँ तमिल रहते हैं वहाँ पर एक पार्टी है, उस पार्टी का नाम है तमिल नेशनल अलायंस। तमिल नेशनल अलायंस का जो एक लीडर है वहाँ पर, उसका नाम है आर संबंधन। आर संबंधन को उस समय दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुला के उसको बोला कि सुनो, ये जो रनिल विक्रमसिंघे है ये अभी जॉइंट ऑपोजिशन कैंडिडेट नहीं, इसकी जगह पर श्री सेना बन रहा है, तुम श्री सेना का सपोर्ट करो और तुम ये इंश्योर करो कि पूरे नॉर्थ और पूरे ईस्ट में जितने भी तमिल हैं जो तमिल नेशनल अलायंस से जुड़े हुए हैं, संबंधन को दिल्ली बुला के ये बात समझाई कि सुनो सारे के सारे तमिल सिर्फ और सिर्फ श्री सेना को वोट देंगे। 2015 में चुनाव हुआ। जैसे ही 2015 में चुनाव हुआ, महिंदा राजापक्से की इतनी बुरी हार हुई कि जितनी बुरी हार वो जीवन में कभी सोच नहीं सकता था। उसको समझ आ गई, और इनफैक्ट उस हार के बाद तो एक पॉइंट पे ये भी परिस्थिति आ गई थी कि महिंदा राजापक्से को, क्योंकि ये समझ आ गया था कि ये उसके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया, उसने तो जाकर एक पब्लिक इंटरव्यू में जाकर ये भी बोल दिया था कि मेरे को हरवाने वाले भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वाले हैं। तो तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं? तुम यहाँ पर चीन को हमारे बगल में बुलाओगे, चीन को बुलाकर हमारे बगल में स्पाइंग कराओगे और हम यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे? बेटा ताली नहीं, हमारी ताली हाथ पे नहीं गाल पे बजती है, ये याद रखना। और ये चीज़ महिंदा राजापक्से को समझ आ गई। उसका इतना बुरा हाल हुआ कि उसका चुनावी करियर तो छोड़िए, उसका पूरा पॉलिटिकल करियर कोलैप्स कर गया। उसके बाद भीख मांगता हुआ 2017 में वो भारत आया। भारत आके उसने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने बोला कि भाई मेरी मदद कर दीजिए। हमने कहा तेरी मदद नहीं होगी, तू दोबारा नहीं आएगा। फिर उसने कहा कि ठीक है, अगर मैं नहीं तो मेरे भाई को सपोर्ट कर दीजिए, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, इनके पॉलिटिकल करियर्स को मत ख़राब कीजिए, मेरा तो हो गया जो होना था। लेकिन उस समय श्री सेना जो है वो जीत चुका था। श्री सेना काफ़ी समय तक रहा, लेकिन 2020 में अब देखिए कि पैंडमिक आ गया। 2020 में जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में सबसे पहली कैजुअलिटी क्या हुई कि जितना श्रीलंका का टूरिज़्म चल रहा था सारा का सारा बंद हो गया। सडनली पूरा टूरिज़्म सेक्टर कोलैप्स कर गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोलैप्स कर गई। इसकी वजह से श्रीलंका में 2021-22 में क्राइसिस हुए। क्राइसिस आर्थिक तौर पे हुए। वहाँ पर सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने लोग काम करते थे वो सडनली बेरोजगार हो गए, और जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अब कोई डिमांड नहीं थी तो वो बंद हो गई। तो फूड प्राइसेस बढ़ गए, खाने के प्राइस बढ़ने से उस समय वहाँ पर महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। और जहाँ पर भी महंगाई बेरोजगारी बढ़ जाती है तो वो इस कदर बढ़ती है कि भाई समस्या वहाँ पर आती ही आती है। तो 2022 तक ये परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि वहाँ पर फाइनली जो है एक हेड ऑफ द स्टेट को फिर से चेंज करना पड़ा। और उसके बाद फाइनली गोताबाया राजापक्से, जो कि महिंदा राजापक्से का भाई था, उसने उस समय बेसिकली अपनी कमान को छोड़ा। और उसने अपनी कमान को छोड़ने के बाद फाइनली एक चीज़ तो तय हो गई कि भाई श्रीलंका में एक क्राइसिस सिचुएशन थी। फिर वो क्राइसिस को मिटिगेट करने के लिए रनिल विक्रमसिंघे, वो बंदा जिसको उस समय जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट नहीं बनाया गया था, फाइनली उसको उसका मौका मिला। और आज की डेट में इस समय इनकम्बेंट हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके लोगों ने अब आज वोट देने जाना है, वो व्यक्ति का नाम है बेसिकली रनिल विक्रमसिंघे। देखिए, जहाँ तक रनिल विक्रमसिंघे की बात है, ये बंदा बहुत फाइन बैलेंसिंग करता है।
फाइन बैलेंसिंग करता है का मतलब ये है कि ठीक है, ये चीन को बुलाता है, चीन से इन्वेस्टमेंट लेता है, लेकिन इस बंदे ने भी बीच में पिछले 1 आध साल में कुछ उल्टी हरकतें करने की कोशिश की है। आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब इनके सामने चीन पैसा रख देता है तो पैसे रखने से चीन इनको खरीदने की कोशिश करता है। लास्ट ईयर जब भारत के खिलाफ रनिल विक्रमसिंघे ने एक मुहिम चलाई और उस मुहिम के तहत उसने चीन के सबमरीन्स को इन्विटेशन दिया, तो भारत ने कुछ नहीं, सिर्फ रनिल विक्रमसिंघे को ये बता दिया कि बेटा ये मत भूलना, अगले साल चुनाव है, तुम पे तनाव है, क्योंकि ये याद रखना कि महिंदा राजापक्से आज की डेट में अगर सड़कों पे कभी उतर भी जाए ना तो चांटे पड़ते हैं। ये ना हो कि तुम्हारे साथ भी ऐसी परिस्थिति हो जाए। उसके बाद वो एकदम सीधा हो गया, वापस भारत आया, भारत आके उसने बोला नहीं साहब ऐसे कुछ नहीं करेंगे, ये सब हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आज के श्रीलंका के चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े हैं रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ ऑपोजिशन में, वो कौन कौन है? सबसे पहला कैंडिडेट जो रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ है उसका नाम है सजीत प्रेमदासा। सजीत प्रेमदासा जो है ये एक समस्या वाला आदमी है, इसलिए क्योंकि ये बंदा भारत के इन्वेस्टमेंट को श्रीलंका में ओपोज करता है। ये बंदे ने अपना पूरा पॉलिटिकल कैंपेन चलाया है ये कह के कि भाई भारत की जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है श्रीलंका में, भारत की जितनी पूंजी लगी है श्रीलंका में, इसको मैं हटाऊंगा, इसको यहाँ से भगाऊंगा। ये नहीं कह सकते कि ये बंदा भारत के साथ संबंध तोड़ना चाहता है, लेकिन प्रेमदासा कुछ भी कहिए एक प्रो भारत व्यक्ति नहीं है। तीसरा जो अपोजिशन कैंडिडेट खड़ा है जो कि एक मेजर प्लेयर है, जिसके बारे में मतलब मैं सारे अपोजिशन प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनकी पॉसिबिलिटी है कि ये चुनाव में जीत जाएं, तो प्रेमदासा उसमें से एक है जो भारत के फेवर में बात नहीं करता। रनिल विक्रमसिंघे के खिलाफ जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसका नाम बेसिकली है अनुर कुमार दिसंक्या। अनुर कुमार दिसंक्या जो है ये आदमी मार्क्सवादी अप्रोच का है। ये आदमी जो मार्क्सवादी अप्रोच का है दिसंक्या, ये सीधा सीधा आज की डेट में भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा रन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको बहुत सारी फॉलोअरशिप भी मिल रही है। उसका कारण क्या है कि ये बंदा अरुण कुमार जो है, इस अनुर कुमार को, सॉरी नॉट अरुण, अनुर कुमार, ये जो व्यक्ति अनुर कुमार है, इसको जो बेसिकली सपोर्ट कर रही है वो कर रही है चाइना। चाइना ने आज की डेट में अनुर कुमार के ऊपर दबा के पैसा लगाया है, और चाइना ने इतना पैसा लगाया है कि ये मार्क्सवादी सोच वाला जो आदमी है ये इस समय पूरे श्रीलंका में घूमते हुए एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहा है कि रनिल विक्रमसिंघे ने पूरी की पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, जबकि ये बात गलत है। 2022 में जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ गोताबया के टाइम पे, तो उस समय गोताबया राजापक्से के टाइम पे जब उसने 2022 में कमान छोड़ी, तो उस समय श्रीलंका में जो महंगाई इन्फ्लेशन की दर थी वो थी 70%, 70% इन्फ्लेशन थी श्रीलंका में 2022 में। रनिल विक्रमसिंघे ने उस इन्फ्लेशन को कम करके आज 0% किया है। आज इस समय श्रीलंका में इन्फ्लेशन 0% है। लेकिन आप सोचिए, ये मार्क्सवादी सोच के जो लोग होते हैं, क्योंकि इनको जुबान की पकड़ होती है और लेफ्टिस्ट को इसके सिवाय कुछ नहीं सिखाया जाता है, तो ये जो चीज़ कर रहा है, ये कर रहा है कि पूरे श्रीलंका में घूम के पहले तो ये नैरेटिव क्रिएट कर रहा है कि रनिल विक्रमसिंघे एक फेलियर है, आर्थिक परिस्थिति उसने देश की खराब कर दी है। दूसरा वो नैरेटिव ये चला रहा है कि रनिल विक्रमसिंघे ने भारतीयों को हमारा देश बेच दिया है। और तीसरा वो ये नैरेटिव चला रहा है कि हमें इन सारे पूंजीपतियों को देश से बाहर भगाना है अगर अपने देश को बचाना है। और आज इस समय इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्योंकि आप भूलिएगा मत, श्रीलंका जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पर चाहे इन्फ्लेशन कम हो गई हो 70% से 0%, लेकिन श्रीलंका में अभी भी समस्या ये है कि वहाँ बहुत गहरे तरीके से बेरोजगारी है। अभी तक रोजगार के ऑप्शन वहाँ पर क्रिएट नहीं हो पा रहे। तो यहाँ पर इस समय कॉन्टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा 3 लोगों के बीच है, रनिल विक्रमसिंघे। भारत ने ये चीज़ सोच रखी है, रनिल विक्रमसिंघे आए तो ठीक है, कम से कम उसके साथ एंगेजमेंट करने के लिए हमारे थॉट प्रोसेसेस अलाइंड है, वो भारत की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को समझता है। प्रेमदासा इस समय बहुत ज़्यादा एंटी भारत बातें कर रहा है। हमें ये भी पता है कहीं ना कहीं कि प्रेमदासा को कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि प्रेमदासा जो है वो ठीक है पूंजीपतियों के खिलाफ है, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है, वो हम उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये जो अनुर कुमार है ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये आउटराइट चाइना स्पॉन्सर्ड है, ये भारत से बात भी नहीं करने को तैयार है। अब समस्या ये है कि श्रीलंकन लोग किसको चुनते हैं, इसके हिसाब से भारत के संबंध
और आने वाले श्रीलंका और भारत के जो पूरी रणनीति और कूटनीति होगी वो निर्भर करेगी। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू श्रीलंका का इतिहास, श्रीलंका के कैंडिडेट्स, भारत का क्या इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी जीतेगा अब उसके बाद आप कम से कम ये चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीतने वाले का जो भी सरकार बनेगी उसका खमियाजा भारत के ऊपर क्या होगा। धन्यवाद।